हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 3 जानी मानी हस्तियां इस वक्त हमारे साथ यहां स्टेज पर है। इन तीनों ने अलग अलग किस्म की फिल्में की हैं, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग किरदार में आपको नजर आए हैं, लेकिन आज एक किरदार है और वो है हिंदुस्तान। और आज इन तीनों से बातचीत हर मुद्दे पर होगी, खरी खरी होगी और बहुत ही ईमानदारी से होगी। स्वरा भास्कर, जीशान अयूब और तिग्मांशु धूलिया, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। माइक ले लीजिए सर। जी शुक्रिया। सबसे पहले स्वरा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। नहीं, मैं नहीं, इनसे शुरू करिए, समा बन जाएगा। असल लखनऊ तो यहां दिख रहा है। पहले आप स्वरा, वैलेंटाइन डे पर आपने एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और माय वैलेंटाइन, इंडिया माय वैलेंटाइन, कैसा लगा? किस तरीके के रिएक्शंस थे? सोच क्या थी उसके पीछे? सबसे पहले तो नमस्कार और आदाब लखनऊ, और बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान की पूरी टीम का हमें यहाँ बुलाने के लिए। हमने 14 से 16 फरवरी एक कैंपेन का आयोजन किया था, इंडिया माय वैलेंटाइन, क्योंकि हम कुछ दोस्त मिलके ये सोच रहे थे कि भारत में जो पूरा वार्तालाप है, जो एक पब्लिक डिस्कोर्स जिसको कहते हैं, वो बहुत ही विभाजित हो गया है और बहुत झड़प है उसमें। खासकर जो आज के वक्त में हमारे देश में जो हो रहा है, जो CNRC NPR के विरोध हैं, उसकी वजह से, एंड हमसे बेहतर आप जानती हैं ये, कि बहुत एक ऐसी बातचीत है जो बिल्कुल एको चेम्बर्स में हो रही है। जो लोग एक दूसरे के साथ सहमत हैं वही बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे से असहमत हैं वो या तो बात नहीं कर रहे या एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो हमें लगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम कुछ एक एकता ढूंढें अपने बीच में। फिर सोचा कि हम किस बात पे लड़ रहे हैं। हम यही लड़ाई है ना हमारी, कि हम में से सच्चा हिंदुस्तानी कौन है, या हम में से ज्यादा भारतीय कौन है, या हम में से इस देश से ज्यादा प्यार कौन करता है। तो कुल मिला के हम भारत के ऊपर लड़ रहे हैं। तो ये हम अग्री कर सकते हैं बेसिक मिनिमम, कि हम सब भारत से बहुत प्यार करते हैं। सो वैलेंटाइंस डे पे हमने ये यूनिटी कि वी ऑल लव इंडिया, वॉट एवर आप पॉलिटिकल ओपिनियन एंड डिफरेंसेस में बी, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। आई जस्ट वांट टू मेक दैट क्लियर। तो आपने इको चेम्बर तोड़ने की कोशिश की, तो वहां उस मंच पर वो लोग आए आपके साथ थे जो अलग और मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि इको चेम्बर में ही बात हो रही थी। तो वो कौन से चेहरे थे? क्या सरकार का कोई चेहरा था, या बॉलीवुड जो बढ़ चुका है, मैं उस पर लेटर स्टेज पे आना चाहती हूँ, उसका कोई चेहरा था? नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार के किसी सरकार और कोई राजनीतिक दल का कोई चेहरा नहीं था। ये डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, नॉन पॉलिटिकल इवेंट था, आर्टिस्ट थे, और हमने किसी आर्टिस्ट से उनके पॉलिटिकल ओपिनियन पूछे ही नहीं। हमने उनके आर्ट के बेसिस पे, उनकी कला के बेसिस पे उनसे रीच आउट किया। हाँ, हमने इतना कहा कि इस मंच पे नफरत की कोई जगह नहीं है, तो इस मंच से विभाजन करने वाली बातें या गोली मारो सालों को या ऐसी कोई बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। नफरत की किसी भी पक्ष के लिए नफरत की कोई जगह नहीं है। तो क्या वो लोग थे जो CAA के पक्ष में हैं? हाँ, एक्चुअली हमारा ओपनिंग एक्ट जो था वो एक दिल्ली के कॉमेडियन है मानिक महाना, उन्होंने और JNU में हो रहा था वो शो, और उन्होंने वो अपने आप को मतलब दक्षिणपंथी बताते हैं, राइट विंगर बताते हैं, और उन्होंने JNU में पहला शो की ओपनिंग का पहला एक्ट, और उन्होंने मुझे लगता है कुछ नहीं तो 36 बार अपने एक्ट में बोला होगा, आई एम अ राइट विंगर, आई एम अ राइट विंगर। सो आई थिंक कि और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग थे जो हैं बहुत पॉलिटिकल, जिन्होंने बहुत एक मुखर रूप से अपनी बात रखी है इन पूरे मुद्दों पे। तो हर तरह के लोग थे, एंड आई थिंक हमारा फोकस कला पे था, हमारा फोकस उनके पॉलिटिकल ओपिनियन पे नहीं था। जैसा कि मैंने आपको कहा, बस इतना हमें था कि आप यहाँ इस मंच को नफरत करने के लिए की प्रोपेगेंडा नहीं बना सकते। तो बाकी हमने सेंसर किसी को नहीं किया। तो बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह पॉजिटिविटी थी, और आपने सब लोगों के साथ मिलकर डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ मिले, मतलब और आपका आदान प्रदान हुआ। अब देखिए
मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ना मैंने आर्टिस्ट का सेंसस लिया था, ना उनका एनआरसी एनपीआर किया था, ना मैंने ऑडियंस का एनआरसी एनपीआर किया था। तो आई डोंट नो कि कौन लोग आए, बट हाँ हमने टिकट्स बेचे थे क्लोजिंग वाले शो के लिए, जिसके प्रोसीड्स जो हैं वो सीआरपीएफ की जो विडोज हैं, जो वॉर में सीआरपीएफ के हमारे जवान मरे हैं, उनकी विडोज की तरफ के वेलफेयर के लिए जा रहा था, और आधा हिस्सा आर डेमोक्रेसी करके एक साइट है उनके पास जा रहा था। बट कुल मिला के बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक कार्यक्रम से इको चेंबर्स टूटते हैं, क्योंकि इको चेंबर्स जो बनते हैं वो बहुत सालों में बनते हैं। आज हम भारत में जिस स्थिति में हैं हमारे पब्लिक स्फीयर में, वो अभी नहीं हुआ है, वो पिछले 6 साल में भी नहीं हुआ है, वो दशकों का काम है। तो मुझे लगता है कि हाँ ये कोशिश है और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। दिग्मांशु जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही आपने ये एक इंटरव्यू दिया और आपने ये क्लियर किया कि 2.5 सालों में आपने मुखर तरीके से अपनी चीज़ों को रखना सरकार के खिलाफ बंद कर दिया है। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट और यू विल से पास? जी, मैंने इन 2.5 सालों में, आप सही कह रही हैं, बोलना थोड़ा कम किया, लेकिन कभी कभी रहा नहीं जाता तो बोल भी देता हूं मैं। उसके कारण कुछ और है। मैं पिछले 2.5 साल से सरकार से ऑलमोस्ट एक लिटिगेशन के ऊपर मेरी लड़ाई चल रही है, क्योंकि मैंने कुछ सरकार के लिए बनाया था, उसके कुछ पैसे उनको मुझको देने अभी तक नहीं दिए, बिकॉज सरकार बदल गई और वे सब हो गया। लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट। कुछ और सवाल करिए। तो बेसिकली मसला जो है रोजी रोटी वाला है। जी, रोजी रोटी वाला मसला है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट है, और जिस अमाउंट को जो काम किया था वो लोगों को पैसे देने थे, वेंडर्स को, कैमरा लाइट ये वो, उनको पैसे देने थे। वो तो आपके ऑफिस के हाथ बाहर आके झगड़ा करने लगते हैं। तो उसको तो बैंक से लोन लेना पड़ा उनके पैसे चुकाने के लिए। उस लोन का हर महीने 2 लाख रुपए में इंटरेस्ट भर रहा हूं पिछले 2.25 साल से, और अभी तक मेरे पैसे मिले नहीं हैं। बहुत कंफ्यूजन है, गहन कंफ्यूजन है, और ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। मैम, आई थिंक हमें इस तरीके की डेफिनेशंस में फंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? बिल्कुल सही क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2003 में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशंस किए थे उसमें कई कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2003 में बीजेपी की सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात ना 2003 let me में finish one second let me finish just correct no actually wrong is state से नहीं जाना चाहिए। I'm not 2003 मनमोहन सिंह के बयान की मैंने पार्लियामेंट में बात की। मैम 2019 और 20 में स्टैंडिंग कमेटी है ये 2007 की है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बात सुनिए, किसी भी अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल है जो आता है, ये जो विरोध हो रहे हैं ये 2003 में तो नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? उसका कारण था ना, क्या कारण ये था कि जिस तरीके से सीएए को हमारी पब्लिक के कॉन्शियसनेस में लाया गया है, वो कैसे लाया गया है? वो इस तरीके से लाया गया है कि जो इलेक्शन चला है लोकसभा का, उसमें माननीय गृह मंत्री साहब ने बार बार जहां उन्हें मौका मिला ये कहा है उन्होंने कि सीएए हम लाएंगे जिसमें हम इन तीन देशों के हिंदू और सिख और जैन और पारसी और बुद्ध, पहले उन्होंने क्रिश्चियन भी नहीं कहा था, क्रिश्चियन उन्होंने बाद में बोलना शुरू किया, इन लोगों को लाएंगे। बार मतलब इतनी बार उन्होंने बोला है कि वो बहुत क्लियर हो जाता है कि किसको वो नहीं आने देंगे। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब असम में एनआरसी के फाइनल लिस्ट आई और जब ये देखा गया कि असम में एनआरसी क्या डिजास्टर निकला, क्योंकि सीएए को अब एनआरसी और एनपीआर से जुदा नहीं देख सकते, क्योंकि सीएए बिना एनआरसी एनपीआर के, सीएए के कोई पंजे नहीं है, कोई नाखून नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, 2003 का जो अमेंडमेंट था उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तक आने पे। उस प्रोसीजर में पहले एनआरसी होना था, एनपीआर होना था, जिसके बेसिस पे एनआरसी बनना था, और फिर जो आधार का जो व्हाट फाइनली बिकेम आधार वो बनना था। हुआ ये कि जो सरकारें आई बीच में, उन्होंने ये पहले 2-3 स्टेप छोड़ के आधार पे आ गए वो सीधे। तो एक्चुअली एक जो नागरिकता का इम्तिहान है वो हो चुका है हमारे देश में। आधार हम सबने करवाया है, आज की डेट में हम सबके पास है वो। ठीक है। तो बात ये है कि जब वो हो चुका है तो क्या जरूरत पड़ी कि एनआरसी पूरे देश में दोबारा लागू होगा? क्या जरूरत पड़ी कि आपको सीएए को बनाना पड़ेगा?
जरूरत ये पड़ी कि आपको वोट बैंक की स्वरा, पॉलिटिक्स खेलनी थी। स्वरा, जब आपने, मैम एक सेकंड, I have a question, please. नो, सो द Answer to my question. वन सेकंड, द क्वेश्चन इज, मैम, और आपका पहले सवाल का भी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि क्यों बार बार इस सरकार को दक्षिणपंथी है, दक्षिणपंथी है, दक्षिणपंथी है, ये आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी होना कोई आरोप नहीं है मैम, राष्ट्रवादी होना कोई आरोप नहीं है, लेकिन राष्ट्र के नाम पे मर्डर करना ये आरोप है। राष्ट्र के नाम पे मर्डरर्स को छोड़ देना ये आरोप है। अच्छा। सरकार का काम होता है गवर्नेंस। अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी पार्टी के मेंबर थे, अटल बिहारी वाजपेयी के भी ताल्लुकात थे आरएसएस के साथ, लेकिन आज की डेट में सब मानते हैं कि भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ये थे। क्यों? क्योंकि उनका काम बोल रहा था। दिक्कत यही है कि पिछले 6 सालों में एक नागरिक होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मुझे नहीं भरोसा आ रहा है काम पर, हरकतों पर इस सरकार की। ओके, दैट इज द इशू। ओके, अब आप ये कह रही हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात, मैं पॉइंट दर पॉइंट आना चाहूंगी। किसने कहा कि एनआरसी लागू हो रहा है? एनपीआर सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, एनपीआर सेंसस को लेकर है, वो नागरिकता को लेकर नहीं है। आप क्यों कंफ्यूजन फैला? मैम एनआरसी, जी नहीं, एनपीआर जो है, एक मिनट, एनपीआर सिटीजन सेंसस नहीं है। एनपीआर में जो सवाल हैं वो सेंसस के सवाल नहीं है। अगर सेंसस के सवाल है तो फिर एनपीआर कराने की क्या जरूरत है? सेंसस तो कब से हो रहा है? एनपीआर तो 2010 में भी हुआ था ना मैम, NPR, और हर 10 साल बाद होता है। नहीं, लेकिन दिक्कत एनपीआर को होने में किसी को दिक्कत नहीं क्यों मैम, होनी चाहिए? दिक्कत ये है कि अब चूंकि देखिए मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार ये सारी चीजें नहीं लाती। हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए नए कागजात बनाने का। हमारा पूरा जीवन मैं कागज कह बनाने रही में हूँ वैसे भी बीत रहा है। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है, तब स्वरा भास्कर नहीं, सड़कों मैं पर नहीं 15 साल से दिखाई activism नहीं कर रही, दी। मैं आपने 2010 बोला में ना, 15 साल की थी। आपने ये बात बोली है कि मैं 15 साल की मैम उम्र से देखिए, एक्टिविज्म कर रही हूँ। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि 10 साल बाद जब दोबारा एनपीआर मैम, हो रहा है, मैम, वो इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार की रजीम में हो जी रहा है। नहीं मैम, दिक्कत ये है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि एनपीआर जो है वो ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई? मैं वही आपको कह रही हूँ, शुरुआत होती है गृह मंत्री। एनपीआर इज अ रेगुलर प्रोसेस। वुड यू लाइक मी टू आंसर योर क्वेश्चन और यू वांट टू जस्ट कीप टॉकिंग? नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। नहीं समझाइए मत आप मुझे, मैं पढ़ एनआरसी रही हूँ। एनपीआर मत कीजिए ना, आप मुझे मत समझाइए। एनपीआर डिफरेंट है, आप मेरा जवाब एनआरसी सुनिए मैम। डिफरेंट है, मैम, सीएए डिफरेंट है। मैम आप बिना संदर्भ के ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है चीजों को भटकाते हैं और फॉल्स इक्विवेलेंसेस, जिसका मुझे हिंदी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन झूठी बराबरियां करते हैं। ये पूरा जो डिबेट है इसे बिना संदर्भ के आप नहीं देख सकते। मैंने बार बार आपको कहा है, संदर्भ क्या है? पहला संदर्भ, लोकसभा इलेक्शन में गृह मंत्री साहब के बार बार उत्तेजित और विभाजित करने वाले बयान देना सीए को लेकर। दूसरा संदर्भ क्या है? एनआरसी। असम में एनआरसी जो इतनी बुरी तरह से असफल रहा कि 19 लाख लोग जो भारत के नागरिक थे वो छूट गए बाहर, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि बार बार धर्म की बात ये सरकार करती है। तीसरा संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट जिसके पास बता उनके दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट उनको कहाँ दिक्कत है होने एनआरसी वाली है। का? कहाँ है एनआरसी अरे का सरकार ड्राफ्ट? से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं, किसने? Hear me out, मैम, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड, नो मैम। आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं। जवाबदेही मेरी एनआरसी कहाँ है? नहीं, जवाबदेही कहाँ मेरी नहीं है? है मैम, जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि ये बात हम नहीं लाए यहाँ आप पे। सुनिए, आपने मैम, ये कहा बात कि हम नहीं लाए यहाँ एनआरसी पे। में इतने डरावने प्रोविजन हैं, तो मैं कह रही हूं कि आप ड्राफ्ट असम- दीजिए ना। असम- मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी। एनआरसी का ड्राफ्ट स्वरा भास्कर के पास है, जीशान असम- आपके पास है, असम सिग्मान चौधरी आपके हमारा पास है। काम नहीं है मैम। आप मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए, एक मिनट, एनपीआर हमारा के सवाल काम दे नहीं है। दीजिए, मैं डिबेट मैम, यहीं खत्म कर दूंगी। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं डिबेट मैं नहीं एक खत्म नागरिक कर हूँ। दूंगी। मेरा काम है इस देश के कानून का पालन करना और टैक्स भरना। मेरा काम ड्राफ्ट बनाना तो नहीं आप है। हवा-हवाई एक बातें मिनट, क्यों कर रही मैं हैं? हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। नहीं, तो आप भड़काएंगे लोगों को। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ मैम। एनआरसी का एक आप उदाहरण, भड़काएंगी मैम एनआरसी का एक आप उदाहरण, वोट देने जाएंगी, कागज दिखाएंगी और NRC नारे लगवाएंगी कि हम कागज मुझे नहीं अपने दिखाएंगे। पिताजी और दादाजी और उनके दादाजी के कागज नहीं दिखाने होते हैं मैम वोट देने के लिए, ठीक है?
आप ऐसे घुमाइए मत बातों को। नहीं, मैं कोई घुमा नहीं रही हूँ। नहीं मैम, मैं बहुत सीरियस लेवल पर आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। नहीं, ये डिस्कशन यू नॉट लेटिंग मी स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑफ कोर्स डू। नो, आप बोल रही हैं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। कैसी हवा में मैम, जब असम एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम में असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना है। बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है। सीए से कोई वास्ता नहीं है असम का। प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है मैम। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, डाउटफुल डाउटफुल सिटीजन्स का जो लिस्ट है उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो लोग डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, जिनके पास कागजात थे, उनको लेकर आपकी क्या राय है? जो 15 या इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, जो 19 इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। देखिए मैम, इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को। देखिए मैम, और एनआरसी का, सीएए का असम के एनआरसी से कोई वास्ता नहीं। मुझे पता है, मुझे पता है आप नहीं पढ़ेंगी। आप पढ़ेंगी तो आपका झूठ सामने आ जाएगा। आप नहीं पढ़ेंगी। मैंने रेलेवेंट चीजें पढ़ी हुई हैं, पहली बात। मैं पढ़ने लेकर आई हूँ, पढ़िए ना। रूबिका जी, आपको जितना भी गैलरी को प्ले करना है, आपकी फेवरिंग ऑडियंस है, हम उत्तर प्रदेश में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ऑडियंस, अब ये ऑडियंस जो है ये राइट विंगर हो गई। आप जितनी तालियां बजवाना चाहती हैं, अब ये ऑडियंस राइट विंगर हो गई। आप जितनी तालियां बजवाना चाहती हैं आप बजवा मुझे लीजिए। तालियां नहीं बजवानी है मैम, मैं प्रदर्शन करने वाली उन महिलाओं के लिए चिंतित हूँ। मैं प्रदर्शन करने वाली उन महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, मैं दुखी हूँ इस बात से। मेरा एक सिंपल सवाल है, मुझे बस ये बता दीजिए, आप जो लोग असम के उस बच्चे के इंतकाल से दुखी हूँ मैं। जो लोग असम के डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, आप उन्हें बोलेंगे सीए पढ़िए? जो लोग असम के डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, उनके पास कागज नहीं थे, आप एक्टिविस्ट दिखाएंगी? आप एक्टिविस्ट हैं, दिखाएंगी उन्हें? डिटेंशन सेंटर कब बना है? पहला डिटेंशन सेंटर कब बना? स्वरा भास्कर, पहला डिटेंशन सेंटर कब बना, बताइए मुझे। मैम आप मुझे ये बताइए। 1955। इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर हैं? इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर हैं? मैं 1955 में पैदा नहीं हुई थी, और मैं 1955 मैं भी पैदा नहीं हुई थी 1955 में। सबसे पहली बात, जब मैं जिस दौर में पैदा हुई हूँ और जिस दौर में मैंने मुझे समझ आई है, मैं उसी दौर की बात कर सकती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैम, आप ये जो भटका रही है ना, बात बहुत सिंपल है। सिंपल बात यह है कि एनपीआर और एनआरसी के बगैर सीएए का कोई मतलब नहीं है। तो सीए पढ़ा रहे, आप एनआरसी और एनपीआर मत वापस ले लीजिए। आप देखिए क्या होगा, सारे विरोध चुप हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा और सही कहा, सीएए का लेना देना भारत के नागरिक से नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एनआरसी और उसमें जो संदिग्ध नागरिकों की सूची है, जिसमें कोई भी आ सकता है, मतलब वो इतना हो सकता है कि इनको मुझसे दिक्कत हो और ये ऑब्जेक्शन करें और मेरा नाम आ जाए संदिग्ध नागरिकों की सूची में। और जिस तरीके से, जी हाँ, जिस तरीके से सरकारी अफसरों के हाथ में ये शक्ति हम दे रहे हैं कि आप इस देश में नागरिकता डिसाइड करेंगे, उन चीजों से हमें दिक्कत है मैम, पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत सारी यही हो रही है कि सरकार नहीं दे रही है हमें जवाब, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि एनआरसी में होना क्या है। क्योंकि उन्होंने इसे एक इलेक्शन का मुद्दे की तरह वो लाए थे और उन्हें लगा नहीं था कि इसके विरोध में इतने सारे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। लेकिन जो लोग सड़कों पे उतरे वो ऐसी एवं नहीं उतरे हैं मैम, वो इसलिए उतरे क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें अपने अस्तित्व को लेके इस देश में डर है उन्हें। और ये सिर्फ एक समुदाय नहीं है मैडम। अच्छा स्वरा भास्कर, देश के प्रधानमंत्री कौन सी भाषा में बोले कि आपको समझ में आएगा कि एनआरसी को लेकर अभी हिब्रू में बोले, फ्रेंच में बोले, संस्कृत में बोले, कोई और भाषा में बोले कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एनआरसी पर अभी किसी तरह की कोई बैठक भी नहीं हुई है, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। क्या करे प्रधानमंत्री कि आप लोगों को यकीन हो जाए? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सी भाषा, शायद गुजराती में, अपने गृह मंत्री को समझा लें कि एनआरसी पे कोई बात नहीं हुई है। क्योंकि गृह मंत्री साहब और गृह मंत्रालय 9 या 10 बार बोल चुका है कि एनआरसी होने वाला है पूरे देश में। वैसे याद दिला दूं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के गृह मंत्री नहीं है, आप हिंदुस्तान की सिटीजन है, वो आपके भी गृह मंत्री हैं। रूबिका जी, भारत एक लोकतंत्र है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हमें गृह मंत्री साहब को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप ये बात सरकार से बोल दीजिए कि हमें बोल दें, हम नहीं लेंगे सीरियस। अपना अपना नजरिया है। देश के गृह मंत्री को आपको इंपॉर्टेंस देनी ही होगी, इसलिए देनी होगी क्योंकि वही है जिनसे आप सवाल कर सकते हैं और वो आपको जवाब देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर अभी सुनवाई चल रही है, फैसला आने को है, तो इंतजार क्यों नहीं किया जाता? आपका हक है विरोध प्रदर्शन करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपका हक है। लेकिन उन लोगों के हक का क्या जो रोज वहां से गुजरते हैं, जिनको अस्पताल जाना है, स्कूल जाना है? देखिए, अपने पहले सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि विरोध करना जो है वो सबका हक है, तो इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जहां तक अगर मेरे ख्याल से आप चक्का जाम की बात आप शाहीन बाग के सिलसिले में कर रही होंगे, आई एम श्योर, तो ये तो आपको भी पता होगा, भी आजकल बार बार आ रहा है कि वो जो ब्लॉकेड है वो मेनली पुलिस ने करा हुआ है, और वो रास्ता जो है वो खोला जा सकता था, वो उन लोगों की वजह से वो रास्ता जो है पूरे हर वक्त जो बंद है उनकी वजह से नहीं था। पहली चीज तो यही आ जाती है। तो बार बार ये बोलना कि चक्का जाम कर दिया, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, एम्बुलेंसेज और ये सारी चीजें जो है उनको गुजरने दिया जा रहा था जितना भी पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि दोनों तरफ बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की थी। तो पुलिस बैरिकेड हटा देगी तो जिशान आप ही वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि देखो पुलिस नहीं है, हम लोगों की सिक्योरिटी कौन करेगा? नहीं, ये देखिए कोई भी आकर यहाँ पर घुस जाएगा। जी, घुसने वाले अपने वक्त पे घुस गए, रास्ता बंद करके। बस एक सेकंड, दोनों तरफ का मैं क्लैरिफाई कर, मैं स्वरा को भी, आपको भी और तिग्मांशु को भी बस क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। पुराने सवाल का जवाब तो दे दूं। हाँ, मैं आप बस क्लैरिफाई, एक चीज कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, ये वो तमाम सवाल मोनोलॉग लेने के लिए बुलाया है हम तीनों को, तो आप वो ले लीजिए। मैं मेरा सवाल तो सुन लीजिए, बातचीत कर लीजिए। मेरा क्लैरिफिकेशन, ये सवाल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर यहां पर बैठकर हम सब एक ही आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो मैं जो सवाल पूछ रही हूं वो उस तरफ से आ रहे हैं क्योंकि यहां बैठे सामान्य आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो आप समझिए, जवाब दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, बस मैं इतना बता रही हूं। पुलिस ने बंद किया है, वो बैरिकेडिंग करी है, और पुलिस यहां पे अगर सिक्योरिटी देनी है, इसके लिए जो है एयरपोर्ट से लेके चौक तक सारा एरिया जाम कर दिया जाए, तो ये इस तरह से थोड़ी होता है ना? सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? जामे में भी गोली चली गई, वो वीडियो भी देखा है सब लोगों ने कि पीछे पुलिस खड़ी थी और लड़का गोली चला गया। शाहीन बाग में भी चली है गोली। तो उस तरह से जितनी सिक्योरिटी, जेएनयू मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात तो मैं बोलूंगा, जेएनयू में जिस तरह पुलिस बाहर खड़ी थी और अंदर लोग निकल के जा रहे थे, वो तो वीडियो सामने अवेलेबल है। तो जो काम करना था वो तो नहीं किया, लेकिन हाँ, रास्ते ब्लॉक करने का और उससे एक ये नैरेटिव चला देने का, जैसे अभी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और ये बात लोगों के सामने आ रही है। आधे ज्यादा मेरे ख्याल से 90% लोगों को न्यूज चैनल्स की वजह से ही ये पता है कि शाहीन बाग के लोगों ने वहां से वहां तक का वो पूरी रोड ब्लॉक करी हुई है, और एक साथ 3 स्टेट जो है वो इफेक्ट हो जा रही हैं, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो ये जो है इस तरह की खबरें जो हैं ये गलत तरह से फैलती हैं। तो वो बैरिकेडिंग पुलिस की थी, तो उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने लोगों को इनकन्वीनियंस पहुंचाई इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो अभी वहां पर बने रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? क्या वहां से विरोध? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि अच्छा हुआ। मैंने ऑर्गेनाइज किया है कि मैं बताऊंगा कि वो कब तक चलेगा। अच्छा हुआ। औरतें अपनी मर्जी से आगे बैठी हैं, जो उनका पूरा अधिकार है, वो बैठेंगे। अच्छा हुआ ये कह दिया आपने। कौन है रिप्रेजेंटेटिव? चेहरा कौन है? आपको क्यों चेहरा चाहिए? बातचीत किससे करेंगे? लोग हैं, सबके अलग अलग चेहरे हैं, आपको इनमें से कोई एक चेहरा हमेशा क्यों चाहिए होता लोगों को? मुझे समझ नहीं आता। यही तो हमारे देश का मजा है ना, हर आदमी अलग अलग है। यहां पे भी 4 अलग चेहरे बैठे हैं। आपने खुद बोला कि अलग आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर अलग आइडियोलॉजीज की जगह होनी चाहिए तो चेहरों की तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपको क्यों एक चेहरा चाहिए? स्टूडेंट खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, उसमें अलग अलग चेहरे हैं, आदमी आके खड़े हो रहे हैं, अलग अलग जगह लोग अपने अपने बूते पे, अपने अपने लेवल पे लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका चेहरा छोड़िए नहीं। साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट से जो मध्यस्थ, जो इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो किससे बात करें? वो भीड़ से कैसे बात करें? उनको कितनी तकलीफ हो रही है? कोई एक चेहरा तो होना जरूरी है ना? उनकी बात हो चुकी है और वो वहां पे गए थे और उन्होंने जाके लोगों से ही बात करी थी। क्या बात? आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग तो जब पहुंचते हैं। आपने सुना? आई एम श्योर आपने भी ये करा ही होगा कि जहां पे अगर आप शाहीन बाग गई होंगी या जहां भी गई होंगी, आपने जब यहाँ पे इतने सारे लोग देखे और डिस्कशन होता है, तो आप उनमें से थोड़ा सवाल इनसे पूछती हैं, थोड़ा इनसे पूछती हैं, थोड़ा उनसे पूछती हैं। डिसीजन कौन लेगा? सवाल पूछना इज डिफरेंट, डिसीजन लेना। आप वहां पर रहेंगे नहीं रहेंगे, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कोई एक तो फैसला लेगा ना। यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये लोकतंत्र है। फैसला क्या है? उन लोगों ने एक साथ डिसाइड किया कि वो आके बैठेंगे, वो एक साथ डिसीजन लेंगे कि मूव करना या नहीं करना। उसके लिए मेरी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, इनकी नहीं होनी चाहिए, आपकी भी नहीं होनी चाहिए। वो जो लोग बैठे हैं वो लोग खुद अपनी बात का जवाब देंगे ना।
ऐसा क्यों है कि ये तिरंगे में ला इलाहा इल्लल्लाह दिख जाता है, तिरंगे में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ दिख जाता है, इन द नेम ऑफ बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये वही वाली बात, ये मैंने कहीं नहीं देखा। मैं काफी जगहों पे हैदराबाद, मुझे पता था आप लोग कहेंगे कहीं नहीं देखिए, देखा है, अब मैं तस्वीर लेकर आई हूँ। ऐसे किसी एक आदमी ने आदमी नहीं, अच्छा, एक अभी आदमी नहीं। अभी गिरिराज सिंह जी ने ये जो एक स्टेटमेंट दी, आपने मेरा शो देखा गिरिराज सिंह वाला? नहीं देखा बहुत दुखी हुए थे। उनकी स्टेटमेंट बता दूं मैं वो बता रहा हूं आपको कि अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सबको जाना चाहिए था, पाकिस्तान चले जाना चाहिए था मुसलमानों को 47। नहीं, अब इसके चक्कर में मेरी कह बात रहे हैं कि सुनिए। मुझे दुख है चक्कर में जितने हाँ, लोग हैं उन सबको उठा के कि ये सारे के सारे ऐसे ही सेम सोचते हैं, वो लड़का गोली चला गया, तो आप क्या बोल रही हैं कि जितने जो हैं इस आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सब सच में एक एक आदमी को, या जितने हिंदू हैं वो चुन चुन के गोली मारना चाहते हैं? तो एक कहीं कोई एक चीज होती है, कहीं आपके हाथ में उसकी तस्वीर आती है, आप उसको इतना बड़ा ब्लो अप करके दिखाते हैं कि जैसे हर आदमी की वही सोच है। वहां पे कितने लोग बैठे हैं, कितने दिनों से साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे जो वायलेंस की घटना हुई है वो दोनों बार ऑपोजिट आइडियोलॉजी से हुई है, चाहे जामिया हो चाहे शाहीन बाग हो। इतने लोग एक साथ लाखों की तादाद में लोग बैठ रहे थे, कोई वायलेंस की घटना नहीं हुई। तो यानी कि वो वायलेंस नहीं करना चाहते। किसी एक आदमी ने कोई बात बोल दी जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, इंडिपेंडेंट एक आदमी के मुंह से निकली हुई बात पूरे ग्रुप को, पूरे इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती मैम। जैसे शर्जिल इमाम, मैंने तिग्मांशु धूलिया से पूछा, स्वरा भास्कर से पूछा, शर्जिल इमाम, हाँ शर्जिल इमाम, मैं तो आपसे कह रही थी कि सीए पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं क्यों लेक्चर लगा वो। ओके, 13 दिसंबर अलीगढ़ जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम असम को देश से काटने की बात करते हैं। मैं टाइमलाइन बता रही हूँ। 6 जनवरी मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान महक मिर्जा ने फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए। 14 जनवरी बेंगलुरु में सीए विरोध प्रदर्शन में दीवार पर लिखा फ्री कश्मीर। 24 जनवरी अलीगढ़ में एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने भड़काऊ भाषण दिया। 3 फरवरी शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी लगी, 50-60 लोगों पर फिर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। 20 फरवरी ओवैसी के मंच पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। 21 फरवरी यानी कल फ्री कश्मीर, फ्री दलित, फ्री मुस्लिम का पोस्टर लगने लगा। ये क्या, ये भटका रहा है सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है? उसको तो अरेस्ट कर लिया गया है ना, शर्जिल इमाम को। ये सारी बातें बोलने की वजह से ही हैज बीन अरेस्टेड। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बार बार उसी आदमी का नाम क्यों उठा रही है। उसने करा, उसने जो स्टेटमेंट दी मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता, बट स्टिल मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से उसका क्या, किसी के भी उसमें सेडिशन जैसा जो लॉ है ये बड़ा ही मुझे जो है कॉलोनियल लॉ वाला है भी वो खैर वही, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसका अरेस्ट होना बिल्कुल ठीक है, जो भी उस पर प्रॉपर कार्यवाही है वो करी जानी चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने लोग पूरे हिंदुस्तान में बैठे हैं वो सेडेशन चार्जेस आपको थोड़े ज्यादा लगते हैं। आप बताइए इनमें से कितने प्रोटेस्ट, सेडेशन चार्जेस आपको थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन एक शख्स का ये कहना कि 5 लाख मुसलमान मिल जाए और असम को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं, ये ठीक लगता है? बिल्कुल गलत। मैंने साफ बोला कि मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। आप मेरी बात को चेंज मत करिए। मैंने साफ बोला बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। उसी वजह से उसको अरेस्ट किया गया है, बिल्कुल ठीक किया है, उसको अरेस्ट करना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए कि भाई आपने ये क्या बोला। ये आपने जो देश के खिलाफ बात बोली है, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात बोली है, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है सरकारी तौर पर। मैं तो जेएनयू में तो नारे लग रहे हैं ना कि फ्री शर्जिल इमाम। भाई अब वो कुछ लोग जो लगा रहे हैं, अब आप इस अगेन वही वाली बात आ रही है कि कुछ चंद उनके चक्कर में पूरा हिंदुस्तान जहां हर जगह पे वो हो रहे हैं प्रोटेस्ट। आप बताइए क्या शाहीन बाग वाले सब खड़े हो गए थे क्या कि शर्जील इमाम को वो करो? आप मतलब सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, आपने देखा होगा, आप कई लोगों को फॉलो भी करती हैं जो इस आइडियोलॉजी के हैं। उन लोगों ने खूब कंडेम किया है कि शर्जील इमाम जो भी बोल रहा है वो बहुत ही गलत बात बोली है, ये बात नहीं बोली जानी चाहिए। तो जब उसके अंदर ही एक आदमी बगल वाले को कि भाई इस आदमी ने जो बात बोली मैं डिसएग्री करता हूं, जिस तरह से एक देश होना चाहिए कि अग्री टू डिसएग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ के एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तिग्मांशु जी, टाइम्स अप है, लेकिन आपसे बात किए बगैर जा नहीं सकते हैं। सवाल सीधा से ये जो अभी आपने देखा, मुर्गों की लड़ाई देखने की आदत पड़ गई है और आप सबको भी रोज टीवी पे यही सब देखते हैं, आज भी यही देख रहे हैं। चलिए पूछिए सर। ये वाद विवाद है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर। मैं फिल्म मेकर, वो कलाकार हैं और वो भी एक्टर हैं, तो मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ी हूं।
जो सामने चीजें दिखती हैं उस पे हम अपने विचार रखते हैं। दोनों मेरे साथी जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह ही बात कर रहे थे। अच्छी तो बात मैं है। सवाल तो उनसे वैसे ही करूंगी। आप किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बोलिए फिल्मों में बात करके दिखाइए ऐसे। ये तो तारीफ की बात है, ये तो तारीफ की बात है। हम फिल्मों में स्वरा काम बस- करने के बावजूद राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। जो राजनीति में रखते हैं उनको आर्ट कल्चर से क्या वास्ता है, उनको बुलाइए, बात कराइए मेरी। ये आइडिया वैसे शानदार है फिर- तिग्मांशु जी। मैं आपके फेवरेट टॉपिक पर आती हूँ। लेट्स मेक इट Favorite topic? लाइटर। फिल्में, हाँ, बड़ा पर्दा। कोई नया प्लान है आपका? देखिए इस मुर्गा लड़ाई पर ही एक फिल्म हो जाए। इस मुर्गा लड़ाई पर ही एक फिल्म बना दें। हाँ, अभी तो लड़ाई चल रही है, देखिए किस नतीजे पे पहुंचती है फिल्म, तो तब बनेगी। कुछ पता भी- आपने फिल्म बना दी और फिल्म के अकॉर्डिंग उस नतीजे पे पहुंच गई तो फिर आप लोग और गाली देंगे। नहीं, पर आपके केस में तुमसे ना हो पाएगा तो फिट नहीं बैठता है। सही कह रही हैं आप। आप ही से हो पाएगा, आप ही कर पाएंगे। हाँ, कोशिश करेंगे। अब हमको तो बहुत इस बात की मुझे ग्लानि होती है, बहुत दुख होता है मुझको और हमारी जमात के और लोगों को कि ऐसे कई और विषय थे। मुझे किसी अखबार वाले ने ही अभी जयपुर में पूछा तो हमने कहा ये बहुत बड़ी गलती कि हमने 84 के दंगों पे फिल्म नहीं बनाई। बनी होंगी लेकिन शायद बहुत छोटे बजट की थी, उन मार्केटिंग अच्छी नहीं थी, लोगों ने देखा नहीं। हमने कश्मीरी पंडितों कश्मीर में जो हो रहा है हुआ उस पे कोई अभी शिकारा एक फिल्म आई अभी है। अभी मिली ना विनोद अभी चोपड़ा बनी। साहब ने, क्योंकि वो तो खुद वहीं के हैं। बट इन सब सब्जेक्ट्स को हम फिल्म मेकर्स ने एक्सप्लोर नहीं किए, ये गलती है हमारी, बहुत बड़ी गलती। तो ऐसी कोई फिल्म बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं? अभी तो नहीं सोच रहा, बट सोचूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। Thank बहुत you. अच्छा लगा आप तीनों से मुलाकात करके और बातचीत Thank करके। you, thank you. थैंक्स अ लॉट। ये वो इको चेम्बर नहीं था जिसका जिक्र हो रहा था। यहाँ सारे मतभेद भी थे लेकिन किसी तरह का कोई मनभेद नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।